अजी सुनती हो? वो अलमारी में जो नई वाली बनारसी साड़ी रखी है वही निकालना सुमन के लिए। और हाँ, वो पड़ोस वाली नीतू को बुला लो, थोड़ा मेकअप वगैरह ढंग से कर देगी। लड़के वाले बड़े घर के हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रमेश बाबू ने अपने पसीने से भीगे माथे को पोंछते हुए अपनी पत्नी सुमित्रा को हिदायत दी। सुमित्रा जी के हाथ में चाय का कप था जो कांपते हुए उन्होंने मेज पर रखा। रमेश जी, कितनी बार तो साड़ियां बदलवाई, कितनी बार तो पार्लर भेजा, लेकिन नतीजा क्या निकला? हर बार वही जवाब, लड़की का रंग थोड़ा दबा हुआ है, हाइट थोड़ी कम है। मेरी बच्ची अब इन सब तमाशों से थक चुकी है। कल रात वो रो रही थी, कह रही थी कि पापा से कहो अब मेरी नुमाइश ना लगाएं। तो क्या करूं सुमित्रा? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? रमेश बाबू का स्वर ऊंचा हो गया, लेकिन उसमें गुस्से से ज्यादा बेबसी थी। लड़का सिविल इंजीनियर है, खुद की फर्म है। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो सुमन की जिंदगी संवर जाएगी। उसे समझाओ। अंदर के कमरे में बैठी सुमन सब सुन रही थी। 26 साल की सुमन हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रही थी। उसकी कलम में वो जादू था कि पढ़ने वाला रो पड़े, लेकिन उसकी किस्मत का पन्ना कोरा ही रह जाता था। कारण उसका गहरा सांवला रंग और साधारण नैन नक्श। पिछले 3 सालों में 12 लड़के उसे देख चुके थे। हर बार एक जैसी होती कहानी। लड़के वाले आते, समोसे बिस्किट खाते, उसकी डिग्रियां देखते और फिर बाहर जाकर कहते लड़की तो होनहार है, पर हमारे बेटे के साथ जोड़ी जमेगी नहीं। सुमन को अब ना सुनने की आदत हो गई थी। शाम के 4 बजने वाले थे। नीतू ने सुमन के चेहरे पर फाउंडेशन की परतें चढ़ा दी थी। अरे सुमन दीदी, थोड़ा तो मुस्कुराइए, सांवले रंग पर मुस्कान ही तो खिलती है, उसने दिलासा देते हुए कहा। सुमन ने आईने में खुद को देखा। यह वो नहीं थी, यह एक पुती हुई गुड़िया थी जिसे बाजार में पसंद किए जाने के लिए सजाया गया था। ठीक 4:30 बजे मेहमानों की गाड़ी गेट पर रुकी। लड़के का नाम विवेक था। साथ में उसके पिता मिस्टर खन्ना और माँ श्रीमती नलिनी थी। खन्ना परिवार शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनकी रईसी उनके कपड़े और बातचीत के लहजे से टपक रही थी। रमेश बाबू और सुमित्रा जी ने उनका स्वागत किया। ड्राइंग रूम में औपचारिक बातें शुरू हुई। विवेक चुपचाप बैठा था, फोन में नजरें गड़ाए। तो रमेश जी, लड़की क्या करती है? मिस्टर खन्ना ने पूछा। जी, सुमन पीएचडी कर रही है, बहुत अच्छी लेखिका भी है, कई पत्रिकाओं में उसकी कविताएं छपती हैं। रमेश बाबू ने गर्व और झिझक से मिले जुले भाव से कहा। अच्छा, लेखिका है? चलो, यह तो अच्छी बात है। पर घर गृहस्थी का काम भी जानती है या बस कलम घिसना ही आता है? नलिनी जी ने तीखे स्वर में पूछा। जी, सब जानती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, सुमित्रा जी ने जल्दी से जवाब दिया। तभी रमेश बाबू ने इशारा किया और सुमन चाय की ट्रे लेकर अंदर से आई। साड़ी का पल्लू संभालते हुए उसने सबको नमस्ते किया। नलिनी जी की आंखों ने सुमन को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। मेकअप के बावजूद सुमन का रंग छिप नहीं पा रहा था। विवेक ने एक नजर सुमन पर डाली और फिर अपनी नजरें फेर ली। बैठो बेटा, खन्ना जी ने कहा। सुमन एक कुर्सी पर सिमट कर बैठ गई। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। बेटा, थोड़ा सिर उठाओ। नक्श तो ठीक है, पर रंग थोड़ा ज्यादा ही पक्का है, नलिनी जी ने बिना किसी लिहाज के सबके सामने कह दिया। रमेश बाबू का चेहरा फक पड़ गया। सुमन की आंखों में पानी भर आया, पर उसने पलकें नहीं झपकाई। रंग रूप तो ईश्वर की देन है भाभी जी, रमेश बाबू ने दबी आवाज में कहा। अरे वो तो ठीक है रमेश जी, पर जोड़ी भी तो देखनी पड़ती है। हमारा विवेक एकदम गोरा चिट्टा है और ये, नलिनी जी ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी, जिसका मतलब साफ था। विवेक अभी भी चुप था। तभी नलिनी जी ने एक और तीर छोड़ा। सुना है तुम लिखती विकती हो, देखो हमारे यहाँ घर में बहुएं नौकरी या ये सब आर्ट वार्ट नहीं करती। शादी के बाद तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। हमें एक संस्कारी बहू चाहिए जो घर और मेहमानों को संभाले, ना कि दिन भर कागज काले करे। सुमन के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। उसे अपने रंग का ताना मंजूर था, पर अपने वजूद, अपनी कलम का अपमान नहीं। उसने अपने पिता की ओर देखा। रमेश बाबू सिर झुकाए बैठे थे, मानो कह रहे हो बेटा सह लो। लेकिन आज सुमन कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। माफ कीजिएगा आंटी जी, सुमन ने सधी हुई आवाज में कहा। कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। सब चौंक गए। रमेश बाबू घबरा गए। सुमन बेटा चुप रहो, रमेश बाबू ने टोका। नहीं पापा, आज नहीं। सुमन ने विनम्रता से पापा को रोका और नलिनी जी की आंखों में आंखें डालकर बोली।
आंटी जी, मेरा रंग सांवला है, यह सच है, और शायद आपके बेटे के साथ मेरी जोड़ी ना जमे, यह भी आपकी नजरों में सच हो सकता है। लेकिन मेरी लेखनी, मेरी पढ़ाई, यह मेरा शौक नहीं, मेरा अस्तित्व है। जिस घर में मेरे शब्दों का मोल ना हो, वहां मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। रही बात कागज काले करने की, तो इन्हीं काले अक्षरों से मैंने अपनी पहचान बनाई है, जिसे कोई फेयरनेस क्रीम नहीं बना सकती। पूरा कमरा स्तब्ध था। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की में इतना आत्मसम्मान देखकर नलिनी जी का मुंह खुला रह गया। रमेश बाबू को लगा कि अब तो रिश्ता गया हाथ से। बदतमीज लड़की। नलिनी जी खड़ी हो गई। विवेक, चलो यहाँ से। जहाँ बड़ों से बात करने की तमीज ना हो, वहां रिश्ता करना तो दूर, पानी पीना भी पाप है। विवेक, जो अब तक बुद्ध बना बैठा था, अचानक खड़ा हुआ। रुको माँ। नलिनी जी रुकी। क्या हुआ? अब और बेइज्जती करवानी है? विवेक आगे बढ़ा और सुमन के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम अनामिका हो ना? विवेक ने पूछा। सुमन चौंक गई। अनामिका उसका पेन नेम था, जिसे वह ब्लॉग में लिखती थी। जी, आपको कैसे पता? सुमन ने पूछा। विवेक के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक आर्टिकल खोला। मैं पिछले 2 साल से तुम्हारे ब्लॉग पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा वो लेख, रंग नहीं रोशनी बनो, उसने मुझे मेरे डिप्रेशन के दौर में संभाला था। मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। विवेक ने अपनी माँ की ओर मुड़कर कहा, माँ, आप जिसे कागज काले करना कह रही हैं ना, इस लड़की के शब्दों ने ना जाने कितनों की जिंदगी में उजाला किया है। मुझे गोरी चिट्टी गुड़िया नहीं चाहिए जिसे मैं सजावट के लिए रखूं। मुझे वो चाहिए जो मुझे समझे और जिसकी सोच मुझसे भी ऊंची हो। नलिनी जी हक्की बक्की रह गई। पर बेटा, इसका रंग। माँ, विवेक ने कड़े शब्दों में कहा, रंग तो धूप में भी काला पड़ जाता है और उम्र के साथ ढल जाता है, लेकिन जो संस्कार और जो स्वाभिमान अभी मैंने इसमें देखा, वो ताउम्र साथ निभाएगा। मैं तो इसी से शादी करूंगा, और वो भी बिना किसी शर्त के। ये चाहे लिखे पढ़े या नौकरी करे, मुझे गर्व होगा। फिर विवेक ने सुमन की ओर हाथ बढ़ाया। सुमन जी, मैं आपके रंग का नहीं, आपके शब्दों का, आपकी रूह का कायल हूँ। क्या आप इस गोरे चिट्टे लड़के को, जो शायद अभी तक चुप रहने का दोषी था, अपना जीवन साथी बनने का मौका देंगी? सुमन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। यह अपमान के नहीं, सम्मान के आंसू थे। जिस सांवलेपन को वह अपना अभिशाप मानती थी, आज उसी के पीछे छिपी उसकी प्रतिभा ने उसे जीत लाई थी। रमेश बाबू, जो अब तक डरे हुए थे, गर्व से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो सुमित्रा, हम बेकार में ही हीरे को कांच के भाव तोल रहे थे। मेरी बेटी को मेकअप की नहीं, बस अपनी पहचान की जरूरत थी। नलिनी जी की भी बेटे का रुख देखकर पिघल गई। शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुंदरता चमड़ी में नहीं, चरित्र में होती है। उन्होंने आगे बढ़कर सुमन के सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ करना बेटा, मेरी आंखों पर पुरानी सोच का चश्मा चढ़ा था। विवेक ने उसे उतार दिया। उस शाम रमेश बाबू के घर में कोई दिखावा नहीं था, कोई मेकअप की परत नहीं थी तो बस एक सच्ची मुस्कान और दो दिलों का ऐसा मिलन, जहां रंग ने नहीं, रूह ने बाजी मारी थी। दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या इंसान की पहचान उसके रंग रूप से होती है या उसके संस्कार, प्रतिभा और आत्मसम्मान से? अगर आप भी मानते हैं कि असली खूबसूरती दिल और चरित्र में होती है, तो कमेंट में जरूर लिखिए। रूह की सुंदरता सबसे बड़ी होती है। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रिश्तों का रजिस्टर को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को फॉलो करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।